हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस नई क्लास में। नई क्लास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, हमने क्लास 9th आईसीएससी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है, वन शॉट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, मैथ्स हो, सभी के सभी चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब ये जो वन शॉट रिवीजन सीरीज होने वाली है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, आप क्लास 9th की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर, प्रिपरेशन को कैसे फास्ट किया जाए, और रिवीजन मेन चीज आती है। रिवीजन रिवीजन को कैसे तेजी से किया जाए। एक केमिस्ट्री में टर्म्स यूज करते हैं ना, कैटेलिस्ट, जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। तो वैसे ही काम हम करने वाले हैं। तो हम आपकी जिंदगी में कैटेलिस्ट बन के आए हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम आपके रिवीजन की रेट को बढ़ा देंगे। अगर आप ये चैप्टर का पूरा ये वन शॉट रिवीजन देख लोगे ना, मैं कह रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है? और सभी चैप्टर्स के अगर आप वन शॉट रिवीजन देखोगे, मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप हमें फॉलो करोगे तब। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते हो तो कोई फायदा नहीं है। दैट मेक्स नथिंग। ये कोई सेंस नहीं बना। ठीक है? लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे और एक एक चीज समझोगे, समझ रहे हो, मतलब एक एक टॉपिक को अच्छे से समझोगे, और मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। मैं सिर्फ टॉपिक नहीं समझा रहा हूं, क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन भी आपको इसीलिए करवाऊंगा जिससे कि आपको समझ आ जाए। आपको जब एक बार समझ आ जाएगी ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, फिर पेपर में कहीं से भी कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है? तो हमें बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पे पढ़ना है। समझ गए? अब आपका क्या काम है? देखो, एक तो आप कॉपी पेन लेके बैठो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है? अपने खुद के लिखे नोट्स बनाओगे ना, उसका मजा ही अलग है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए आपको मैं यूट्यूब के थ्रू तो कर नहीं पाऊंगा। तो आपको क्या करना है? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, जिस पे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है ना? वहां मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा केमिस्ट्री के सारे। अब ये तो रही अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बात। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पे। तो देखो, हमारा आज का टॉपिक है द पीरियोडिक टेबल, जो आपका क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से आपको भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही हाई स्कोरिंग होते हैं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, लॉन्ग में तो फिर भी आप पूरा भी लिखोगे तो हो सकता है एक आध मार्क्स कट जाए, लेकिन शॉर्ट में अगर आपने सही लिखा है ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। बताओ हाँ कि ना? है कि नहीं? अरे, जब क्वेश्चन ऐसा आया हो कि पीरियड एंड ग्रुप बताओ, इसमें फाइंड करो पीरियड एंड ग्रुप, या फाइंड करो कि किसका एटॉमिक साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें अगर आपने ठीक लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे ना। तो ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, अगर आपने एक बार समझ लिया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कैसे? बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से समझ जाओगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं बॉस, यू विल रॉक इन द एग्जाम। ठीक है? अब देखो, स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप कौन कौन से टॉपिक आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो ये रहे हमारे टॉपिक्स। सबसे पहले है रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्यों किया? अभी मैं बता नहीं रहा हूं, अभी तो सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूं। नेक्स्ट होगा डोबिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, फिर होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यूजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो ये सारे जो हमारे मोटे मोटे टॉपिक है, वैसे इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक रहेंगे, है ना, लेकिन ये हमारे कुछ मुख्य बिंदु या फिर मुख्य टॉपिक्स है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है? और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। कोई भी इसको एंटरटेनमेंट पर्पज से ना देखे। ठीक है ना? पहला ही टॉपिक हमारा आता है रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब मुझे आप ये बता दो, एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, आप क्लास 9th में हो तो आपको इतना तो पता ही होगा एलिमेंट्स क्या होते हैं। सिंपल, एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। कार्बन भी, ये सभी एलिमेंट्स है ना? ये तो आपको पता है ना। अब हमने ये नहीं पढ़ा कि कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, कौन से मेटलॉइड है। वो भी हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, है ना? तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं आपको पीरियोडिक टेबल जब दिखाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन से ग्रुप में आपको मेटल्स मिलेंगे, कौन से ग्रुप में नॉन मेटल्स मिलेंगे। और पीरियोडिक टेबल वैसे आपने देखी ही होगी, बाजार में 2 रुपए की, 5 रुपए की भी मिल जाती है, नहीं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो, और मैं तो आपको दिखाई दूंगा यहाँ पर।
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, जब मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखा दूंगा। पर पीरियोडिक टेबल पे आने से पहले हमें ना कुछ लॉस पढ़ने पड़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हो कि एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, 118 एलिमेंट्स है। कितने? 118 एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स है ये पीरियोडिक टेबल में हमें देखने को मिलते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, मिलते हैं देखने को। अब पीरियोडिक टेबल बनने से पहले भी बहुत सारी रिसर्च हुई थी, बहुत सारी रिसर्च हुई थी, वो रिसर्च भी हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना था, ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना था। हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स हैं, 118 अगर एलिमेंट्स हैं तो इसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। इसमें बहुत सारे जैसे उनकी कुछ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, तो उनको क्या किया, एक ग्रुप में चेंज कर दिया गया, एक ग्रुप में अरेंज कर दिया। तो यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है, ठीक है। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों गई। तो देखो क्लासिफिकेशन इसलिए की गई, ऑब्वियस सी बात है, पेपर में ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि राइट द रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये थोड़ी आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो इसीलिए किया गया क्योंकि 118 एलिमेंट में एक एक एलिमेंट की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, एक एक एलिमेंट की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है, या कहूं कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ग्रुप्स एंड पीरियड्स बनाए, रोज एंड कॉलम्स की तरह, ठीक है। और उसमें जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे या सेम फिजिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे उनको एक साथ अरेंज कर दिया, उनको एक साथ अरेंज कर दिया, है ना। तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा, किसका, एलिमेंट्स का। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं डोबिनियस लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब सबसे पहले इसमें हमारा योगदान दिया डोबिनियर साहब ने। डोबिनियर्स ने अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब ट्राइड से आप कुछ समझते हो, ग्रुप ऑफ थ्री। अब वो ग्रुप ऑफ थ्री किसका था, वो तीन एलिमेंट के ग्रुप की बात कर रहे थे, किसकी, तीन एलिमेंट के ग्रुप की। तो डोबिनियस ने बताया कि हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं, अगर उन तीन एलिमेंट्स में, अगर उन तीन एलिमेंट्स में जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो उन दोनों का, मतलब उन दोनों एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब ये मेरे लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, अरे एग्जाम्पल दिखाता हूं, रुको जरा, एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे ये है, देखो, सोडियम लिथियम पोटेशियम। अब देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये हमें वैसे पता है क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन अभी वहां उस टाइम तक तो हमारी पीरियोडिक टेबल बनी नहीं थी, तो उस टाइम तक तो पता ही नहीं था कि ये सेम ग्रुप में आते हैं। तो उस टाइम उसने कैसे बताया था कि देखो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7, पोटेशियम का, पोटेशियम का कितना होता है जल्दी बताओ, 39 होता है, ठीक है, और सोडियम का होता है 23। तो इसने क्या किया, इसने सोडियम को बीच में रखा, ठीक है, इसने क्या किया, सोडियम को बीच में रखा और इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाला। इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो और बाय 2 कर दो, बस। 7 + 39/2 कितना आया, 46/2 यानी कि 23, ठीक है ना। बताओ जल्दी, क्लियर है, सही है ना। समझ गए डोबिनियस का लॉ क्या था ट्राइड्स का, कि अगर तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया है तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। सिंपल सी बात है ना, इसका एटॉमिक मास कितना है, 23, और इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 23। तो मतलब वही आ गया, मतलब कि मैच कर गया। तो इसका मतलब ये लॉ फॉलो करेगा। लेकिन ये लॉ तभी तक फॉलो था क्योंकि ये क्या है कि बहुत साल पहले लॉ आया था डोबिनियस का। ये लॉ आज के टाइम में तो फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं एक ही ग्रुप में भी देखूं, अगर अगर मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स ले लूं जो ये चीज फॉलो ही ना करे, जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ले लो, हम हर चीज में देखते हैं ना, पॉसिबिलिटी तो सब में देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसका होता है 4 9, इसका होता है 12 24, इसका होता है 20 40। अब इसमें देखो, इसमें बीच में आ रहा है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के केस में चेक करते हैं क्या इसका एवरेज एटॉमिक मास इसके बराबर आ रहा है। तो ये होता है 9 + 40/2, कितना हो गया, 49/2 यानी 24.5, और इसका तो 24 है। ये तो मैच नहीं कर रहा है। और भी दिखा देता हूँ, और भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं किसका लूं बताओ,
मतलब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हम ऐसे इन्फानाइट टाइम्स देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक और देख लेता हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का देख लो। ब्रोमीन का होता है 80, इसका होता है 35.5, ठीक है, और इसका होता है 19, लगभग 19.9 कुछ ऐसे करके ले सकते हो आप। अब यहां पर भी आप देखोगे तो ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। 99/2 कर दोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है ना। 80 प्लस 19/2 कितना हो गया, 99/2, यानी कि 49.5 आया। और ये कहाँ 35.5 है बीच वाला, तो ये यहाँ तो फॉलो नहीं किया, ये यहाँ तो फॉलो नहीं किया। तो क्या डोबिनियस का लॉ हमारा ठीक था? नहीं। तो ये ऐसे ही चलता रहा। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना लॉ दिया, फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि नहीं ये गलत है, मैं अपना दूंगा, फिर उसने अपना लॉ दिया। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसने कहा नहीं ये भी गलत है, मैं अपना लॉ दूंगा, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। अब डोबिनियस भाई साहब हमारे फेल हो गए, डोबिनियस भाई साहब हमारे फेल हो गए, ये तो सबको समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जबरदस्त सा, क्योंकि डोबिनियस में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हम क्या है कि हम हर पॉसिबिलिटी को लेके चल रहे हैं कि कहीं इसमें से क्वेश्चन आ गया तो ये भी तो है ना। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यूज में ज्यादातर। इसको पढ़ते हैं, जैसे असर्शन ए, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम फॉर्म आ डोबिनियस ट्रायड। अब ये कह रहे हैं लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, अरे ये तो हमने एग्जाम्पल देखा था ना, ये तो अभी हमने देखा है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल ही देखा है। अब इसमें देखो, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे एटॉमिक मास है उनका जो एवरेज होता है मिडल एलिमेंट वाले का एटॉमिक मास के बराबर होता है। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसमें हमने किया भी था। इसका कितना था 7, इसका कितना था 23, इसका कितना था 39। अरे पेन ऐसे क्यों चल रहा है आज। लिथियम 7, सोडियम 23 और पोटेशियम का कितना था 39, ठीक है। तो आप देख लो 7 प्लस 39/2 46/2 यानी कि 23, तो सही आया था। यानी जो हमारा मिडल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो एवरेज एटॉमिक मास के बराबर है, ये बात तो बिल्कुल ठीक थी। तो ये रीजन भी ठीक है और ये असर्शन भी ठीक है, और ये इसका क्या कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है आपको, है ना। नेक्स्ट इज रीजन फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ ट्रायड। अब इस पर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कि डोबिनियस फेल क्यों हो गया था। वैसे तो मैंने आपको वहां पर क्लियर कर दिया था ना कि डोबिनियर भाई साहब फेल क्यों हुए थे, ठीक है। ये देखो यही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला एग्जांपल दिया हुआ है। अब तो आपको याद आ गया ना। यहाँ पर देखो 19 प्लस 80/2 कितना हो गया, 99/2 49.5। क्या ये मैच कर रहा है? इसका तो 35.5 है यार। तो डोबिनियस फेल टू अरेंज द ऑल देन नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स। मतलब वो सभी को नहीं कर सका, उसने सिर्फ कुछ पे किया था, उसने कुछ ही एलिमेंट्स के ट्राइड्स बना दिए थे, लेकिन हर किसी पे वो काम फॉलो नहीं करता। यानी आज की डेट में अगर हम देखें तो हम जो पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो डोबिनियस का लॉ गलत है ना। लेकिन उस टाइम पे डोबिनियस के हिसाब से ठीक था। देखो सारी बातें समय और सिचुएशन पे ही डिपेंडेंट होती है। डोबिनियस ने अपने समय में जो लॉ बताया वो उसके समय पे ठीक था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, रिसर्च बढ़ती गई और साइंटिस्ट आए, उन्होंने उससे बेटर लॉ लाके दिखाया। अब कुछ नहीं पता, कल को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल से भी बेटर कोई चीज आ जाए, पॉसिबिलिटी है उस चीज की, और वो आपके सिलेबस में आ जाए, फिर आप वो पढ़ोगे। नेक्स्ट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1865 में दिया था। अब ये वाला जो लॉ दिया था ना, आपको संगीत याद आ जाएगा। आपको पता है संगीत में कितने सुर होते हैं? अरे पता है ना, 7 सुर होते हैं। अब चलो वो भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सब आपको पता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सब पता है ना। अब इसमें पहला और 8वां सुर देख लो बस, या फिर ये भी छोड़ो आप, ये भी छोड़ो। संगीत की तो मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है वैसे, ठीक है, मुझे ज्यादा संगीत के बारे में नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वैसे ही पढ़ने वाला हूँ जैसे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको म्यूजिक के हिसाब से भी समझाते हैं, है ना, म्यूजिक के हिसाब से भी समझाते हैं, ठीक है, जैसे गिटार की ट्यून से भी समझा सकते हैं इसको। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, जिस चीज को हम आसान तरीके से समझ सकते हैं उसको मुश्किल करने की क्या जरूरत है। तो देखो इसमें हुआ क्या था, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। देखो जो हमारे एलिमेंट्स है पहले उसको अरेंज कर लिया गया,
पहले एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया गया उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे सपोज करो मेरा हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद वैसे हीलियम आता है, उस टाइम तक हीलियम नहीं आया था, उस टाइम तक इनर्ट गैसेस की खोज नहीं हुई थी। पता है ना आपको इनर्ट गैस या नोबल गैस कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, उस टाइम तक वो नहीं हुई थी, ठीक है, वो बाद में हुई थी। लेकिन ये सब तो थे ही, है ना। तो मैं लिथियम से स्टार्ट कर लूं, सपोज करो लिथियम 3 से, तो लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आते हैं, है ना। अब इसको उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज तो कर लिया था, उसको एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर लिया। अब उसके बाद उसने कहा, उसने जो देखा, ऑब्जर्व किया न्यूलैंड ने, कि जो हमारा पहला, कहीं से भी किसी को भी रिस्पेक्टिवली पहला मान लो, उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा 8वां एलिमेंट आ रहा है ना, वो और उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। और उसकी ये बात कहीं हद तक सही थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो यहाँ एलिमेंट है मेरा लिथियम, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। अब देखो ये फर्स्ट है तो सेकंड कौन सा होगा, ये होगा। और थर्ड कौन सा होगा, ये होगा। और फोर्थ कौन सा होगा, ये। फिफ्थ ये। सिक्स्थ ये। सेवंथ ये। और एट्थ कौन सा हो गया, जल्दी बताओ, एट्थ हो गया हमारा ये, सोडियम। तो अब देखो लिथियम और सोडियम में इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती ही होती है। आपको पता है लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, आपको पता है दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं, दोनों क्या है, दोनों एल्कलाई मेटल है, ये भी आपको पता है ना। तो यानी कि इसका मतलब न्यूलैंड ने बात तो सही कही थी। चाहे आप बरेलियम को फर्स्ट मान लोगे तो इसके लिए 8वां यहां पर ही आएगा। 8 ऐड कर दो ना, बस ऐसे कर लो। जैसे 3 था इसका इसका 8 ऐड करो 11 हो गया। इसका 4 होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ 8 ऐड करो 12 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको फर्स्ट मानता तो ये 8 आता, इसकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। इसको फर्स्ट मानता, ये 8 आता, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली बात उसकी कहीं हद तक ठीक थी। कार्बन को मानो यहाँ पर भी ठीक था। उसकी बात कहां तक ठीक थी, उसकी बात मैग्नीशियम तक ठीक थी। सपोज करो मैं मैग्नीशियम को फर्स्ट मान लूं, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और फिर क्या आ गया, सेवंथ, और फिर क्या आ गया, एट्थ। अब देखो अगर मैंने मैग्नीशियम को फर्स्ट माना तो एट्थ एलिमेंट इसके रिस्पेक्ट में आएगा कौन, कैल्शियम। तो यानी कि यहां तक भी ठीक था, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सही बात है कि दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एल्कलाई अर्थ मेटल है, यहां तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन जैसे ही एल्यूमिनियम की बात होती है, एल्यूमिनियम का अगर मैं 13 मानता हूं तो फिर ये 21 आता, जो कि होता है स्कैंडियम। एंड वी ऑल नो दैट स्कैंडियम डी ब्लॉक में आता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे अभी ब्लॉक्स को भी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। लेकिन आपने पहली बार तो आप पढ़ नहीं रहे हो, पहले भी पढ़ा होगा। इतना तो आपको पता है कि स्कैंडियम यानी 20 के बाद 21 से 30 तक ये आते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, है ना। ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, यानी कि ये तो अलग ही हो गया, तो ट्रांजिशन मेटल हो गया। तो यहां पर देखो, यहां पर वो फेल हो गया, यहां पर वो फेल हो गया। तो न्यूलैंड्स का जो लॉ चला ना, वो केवल 20 एटॉमिक नंबर तक वाले एलिमेंट्स तक चला है, यानी कैल्शियम तक। उसके बाद वो फेल हो गया, क्यों, क्योंकि स्कैंडियम आ गया ना, तो ये तो फेल्ड हो गया। तो देखो यही चीज है, न्यूलैंड ने अपना लॉ बिल्कुल ठीक बताया था कि फर्स्ट से 8th एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन फेल कहां हुआ, 20 के बाद। यहां पे लिखा भी है, ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स इट एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, अगर इसका ड्रॉबैक पूछा जाएगा तो इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है, कि इट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, अप टू कैल्शियम। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है ना, कि क्यों फेल हुआ था, क्योंकि कैल्शियम के बाद कैंडेम आ गया और वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट था। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, मेरिट्स क्या थी, मतलब क्या अच्छी बातें उसने बताई। तो देखो उसने बहुत सारी चीजें सही बताई, जैसे सिस्टमेटिक वे में उसने कर दिया था, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से उसने अरेंज किया था, जो कि एक अच्छी चीज थी। एक बार पढ़वा देता हूं मैं। द सिस्टम वर्कड क्वाइट वेल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, it the properties of the elements to their atomic mass. Next is reason for discarding the law of octaves. अब ऐसा क्या रीजन था, क्या मतलब आन पड़ी कि इसको हमें डिस्कार्ड कर देना पड़ा, मतलब इसको हमने सिरे से खारिज कर दिया, ऐसा क्या हुआ। तो मैंने एक चीज तो आपको बताई दी थी
कि ये 20 के बाद एप्लीकेबल ही नहीं है, यानी कि लाइटर एलिमेंट्स 20 तक लाइटर होते हैं ना, लाइटर एलिमेंट्स तक तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा था, काम बिल्कुल स्मूथ था। उसके बाद जैसी हेवियर एलिमेंट्स आए, ये भाई साहब कहे कि बस मुझे माफ करो। मतलब बेचारे का लॉ फेल हो गया, उसने जानबूझ के गलत थोड़ी बनाया हुआ। देखो कोई भी आदमी खराब काम नहीं करना चाहता, कोई भी इंसान, लेकिन आप काम करते हो गलती हो जाती है। अब हमसे भी गलती होती है। आप एग्जाम में बहुत अच्छा पढ़ के जाते हो, स्टिल कई बार आपने देखा होगा ना कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता, तो देखो इट्स अ बैड डे। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसका तो इसका भी मत मान के चलो यार, इसका बैड डे भी नहीं कह सकते। इसने अपने हिसाब से उस टाइम पे 1865 में भी रिसर्च की, उसने बहुत अच्छी रिसर्च की थी, ऐसी बात नहीं है, न्यूलैंड्स बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार कि कोई और आएगा वो उससे बेटर देगा, तो फिर कंपटीशन है, मार्केट है यार, मार्केट में तो आपको पता ही है क्या होता है। अगर आप आज अच्छा काम कर रहे हो, आपसे अच्छा काम करने वाला आ गया, तो वो आपकी जॉब खा जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई कर लो। अभी 9th क्लास में हो, 10th 11th 12th 4 साल है आपके पास डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है। और अगर आप लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो ना, तो ये बात तो आपको मान के चलनी होगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। और आपका जो आईसीएससी बोर्ड है ना, उसमें तो सिलेबस इतना है कि आपके पास फुर्सत नहीं है पढ़ने के लिए, है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हम आपके साथ है, हम इसको मुश्किल लगने ही नहीं देंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं रीजन फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो, दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क विद हैवियर एलिमेंट्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना हमारी, ये हैवियर एलिमेंट्स पे वर्क नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है, इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने बता दिया था, कैल्शियम तक ही करता है ये सिर्फ। नेक्स्ट इज न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट एंड प्लेस्ड अंडर हेलोजेंस विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इन्होंने बताया कि जो न्यूलैंड है, उसने हमारे दो एलिमेंट ऐसे हैं कोबाल्ट एंड निकल, उनको सेम स्लॉट में प्लेस किया, किसके नीचे, हेलोजन के। जबकि हेलोजन और ये तो क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं ना। हेलोजन 17th ग्रुप वाले हैं, और ये तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, कोबाल्ट और निकिल, है ना, ये 21 से 30 के बीच में ही आते हैं। ये तो आपको पता होगा, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28। तो यहाँ पर वहां पर भी इसने गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, तो इस हिसाब से न्यूलैंड का लॉ फेल हुआ। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ बेस था। आप पिज्जा खाते हो ना, तो पिज्जा में सबसे पहले क्या होता है, बेस होता है, और उसके ऊपर फिर हम सामग्री डालते हैं, जो भी टॉपिंग्स हम डालते हैं, या फिर सॉसेस हम डालते हैं, ठीक है ना, चीजें जो भी होती है। अब मेंडलीव जो है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आप बेस बेस पढ़ चुके हो, अब ये मान के चलो ये आपकी टॉपिंग सॉस जो भी मानना चाहो वो मान लो। लेकिन इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हाई चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इस पूरे चैप्टर का, ये और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और फिर जो उसमें ट्रेंड्स आते हैं वो तो मैं आपको समझा दूंगा, उसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है मेरे को लगता है। तो देखो मेंडलीव ने क्या कहा था, पहले मैं ये बताता हूँ। देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल 1869 में बताई थी। इसमें मेंडलीव ने 63 नोन एलिमेंट्स, उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स ही नोन थे, ठीक है। मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा, हेनरी मूसले वाली। बट मेंडलीव ने क्या बताया था, 63 एलिमेंट्स जो नोन थे उनको उसने उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। और किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के। मतलब मेंडलीव ने जो हमारे एलिमेंट्स है उसको बताया था कि ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, ये पीरियोडिक फंक्शन है इसके एटॉमिक वेट्स की। और हेनरी मूसले ने अलग बात की थी, जो हमारी आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें उसने कहा था कि ये पीरियोडिक फंक्शन होती है किसके, एटॉमिक वेट के। तो बस ये याद रखो, यहां पर एटॉमिक वेट की बात हो रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। पर फिलहाल हम ये पढ़ते हैं, arrange 63 known elements in increasing order of atomic weight. Elements with similar physical and chemical properties occupy same subcolumn. और हाँ, इसने ये चीज भी बताई कि जो हमारे एलिमेंट्स है ना, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वाले, वो सेम सब कॉलम में रखे जाएंगे। और ये सही बात थी, बिल्कुल सही बात थी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो, देयर एटॉमिक वेट्स, जो अभी मैं बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। अब उस टाइम तक क्योंकि देखो 118 एलिमेंट्स नोन नहीं थे, तो उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ 8 कॉलम्स थी, यानी 8 ग्रुप, 8 कॉलम्स थी। अब ये कॉलम्स और रोज को कैसे डिवाइड करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा।
उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। उस टाइम तक सिर्फ 8 ग्रुप्स थे, ठीक है ना, और 7 पीरियड थे। पीरियड तो आज भी 7 है, लेकिन आज के डेट में ग्रुप्स हम 18 पढ़ते हैं। उस टाइम पर सिर्फ 8 ग्रुप्स थे, ये मान के चलो। ठीक है, कितने ग्रुप्स थे? 8 ग्रुप्स। और कितने पीरियड? 7 पीरियड, ठीक है। इस टाइप से मान के चलो। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस टाइप से आपको दिखती है ना। मतलब जो कॉलम सब कॉलम की बात कर रहे हैं ना, वो हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको देखने से भी पता चल रहा है कि मैं कॉलम रोज की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे कर रहा हूँ। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। अब इसमें पीरियड्स बना देते हैं। छोड़ो छोड़ो, ये चीज गलत हो जाएगी। अभी मैं आपको प्रॉपर ही दिखा दूंगा पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उतना सफाई से मैं बना नहीं पाऊंगा मुझे लगता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस टाइप से दिखती है ना, ठीक है। ये जो नीचे वाले हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। फिलहाल इस पे मैं अभी बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको मेंडलीव की ही कुछ और बातें भी बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। जैसे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, उसकी कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हम पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं आपको ज्यादा बताऊं ना, आप सिर्फ पीरियोडिक टेबल याद रखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से आते हैं, जनरल ट्रेंड्स उसमें से पूछे आते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं करनी है, इसके सिर्फ आप मेरिट्स पढ़ लो, और मेंडलीव ने क्या बताया था जो हमने यहाँ पढ़ा था ना, बस ये याद कर लो। इतना भी अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बहुत है, ठीक है ना। अब जैसे इसको मिटाते हैं पहले। हम्म, देखो, ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स एंड प्लेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। मतलब मेंडलीव ने क्या किया, उनके एटॉमिक वेट्स को, कुछ कुछ के एटॉमिक वेट को इग्नोर किया और उसको प्लेस कर दिया कहां पर? उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी को देखकर। ये मतलब ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ एटॉमिक वेट पे ही डिपेंडेंट है। उसने देखा कि अच्छा, ये जो एलिमेंट्स है ये सिमिलर प्रॉपर्टी रख रहे हैं, इसको इसके जैसे लगा दो। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक वेट देख लो या एटॉमिक मास देख लो, वो लिथियम से कम होता है, और बरेलियम से भी कम होता है, लेकिन वो आ रहा है 18th ग्रुप में। वो किस में आ रहा है? 18th ग्रुप में। वो सेकंड ग्रुप में क्यों नहीं आता है? इसका बताओ, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, लेकिन हीलियम क्यों फिर 18th ग्रुप में आ रहा है और फर्स्ट पीरियड में आ रहा है? तो ये भी एक रीजन है, ये अभी मैं आपको आगे करवाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन मैंने आपकी क्यूरोसिटी बढ़ाने के लिए ये एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ही एडजस्टेड एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट एज्यूमिंग दैट दे वर नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली। और उसने एटॉमिक वेट्स जो थे एलिमेंट्स के, उसको ऐसा एज्यूम किया कि वो बहुत ही एक्यूरेटली मेजर नहीं किए गए हैं, लेकिन स्टिल उसने कुछ ना कुछ अनुमान लगा के उसको अरेंज कर दिया था। ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट सेवरल गैप्स। मेंडलीव ने क्या किया, कुछ मतलब जो प्रॉपर्टीज थी उसको प्रेडिक्ट किया, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे कुछ हमारे, उसके लिए कुछ गैप्स छोड़ दिया, उसके लिए गैप्स उसने छोड़ दिए थे। जैसे कि दो का तो मैं ही बता देता हूँ। जैसे कि आपका एक आता है, एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन, जो एल्यूमिनियम के नीचे आए और एक सिलिकॉन के नीचे आए। वैसे ही आपको पता भी होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पता है ना एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम के नीचे आता है 31 एटॉमिक नंबर होता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या नाम है उसका, ठीक है। और सिलिकॉन के नीचे 32 वाला आता है, ये भी आपको पता होगा। इन दोनों के नाम होते हैं वैसे गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये भी पढ़ो। टू ऑफ देम आर अंडर एल्यूमिनियम एंड आर कॉल्ड एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। जो सिलिकॉन के नीचे आता है वो एका सिलिकॉन है, ठीक है। एका मतलब वही है। अब नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब ऐसा थोड़ी है कि मेंडलीव ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा था। मेंडलीव ने मान के चलो 80% तक ठीक कहा था, तो 20% तक कुछ गलती भी तो थी, 20% तक कुछ गलती भी तो थी। तो हमें वो ड्रॉबैक्स भी पढ़ने हैं। कहते हैं ना कि रिसर्च का काम ही है, रिसर्चर का काम ही है कि जो भी हमारी दुनिया में चीजें चल रही है उसको देखना, प्रॉब्लम को फाइंड करना और फिर उस पर नया सॉल्यूशन लाना। तो ये काम किया था हमारे हेनरी मूसले साहब ने।
हेनरी मूसले साहब ने पीरियोडिक टेबल पे काफी रिसर्च की, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे, और देखा कि अच्छा इसमें कुछ गैप्स फिल करने बाकी है। तो मूसले ने क्या करा, मूसले जी आए, अब मूसले जी ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी और उसमें उन्होंने सारे के सारे गैप्स फिल कर दिए, मतलब सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए। लेकिन उससे पहले कुछ ड्रॉबैक बताया मेंडलीव के कि ये चीजें फिक्स नहीं है। इसमें से चार पांच बहुत अच्छे अच्छे आपके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन भी आता है और आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी आएंगे, तो आपको तीन ही लिखने होते हैं, ये तीन आप लिख सकते हो एग्जाम में, जो कि है पहला सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन डिड नॉट हैव अ फिक्स पोजीशन। मतलब इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन ही फिक्स नहीं की थी, हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स ही नहीं किया। नेक्स्ट, नो रेगुलर ट्रेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब कि कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का, जबकि इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक वेट की, लेकिन जब उसमें रेगुलर ट्रेंड ही नहीं देखने को मिला एटॉमिक मास का, तो फिर कैसे हम बोल सकते हैं। थर्ड, आइसोटोप्स फेल टू कंप्लाई विद द पीरियोडिक टेबल। इन्होंने इसमें आइसोटोप्स की बात ही नहीं की थी। आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के भी तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1S2 और 1S3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, ठीक है, 6012, 6013 ऐसे करके। तो आइसोटोप्स मतलब आप समझते हो ना कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ देखो, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, यहाँ एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, यहाँ एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। ठीक है, समझ आ रहा है? अरे बता दो जल्दी से, अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है ना, कि हाँ सर क्लियर हो गया, जिससे मुझे पता चले, मुझे तो कम से कम पता चल जाए ना कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये चीजें भी समझना जरूरी है। और ये देखो वन शॉट रिवीजन है तो थोड़ा सा फास्ट तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गला थक गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ ना, मेंडलीव के बाद का जो भी पार्ट आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉबिनियस लॉ और न्यूलैंड्स लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो देखा है ना, रिसर्च की है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से। और जाहिर सी बात है पीरियोडिक टेबल में भी जो आपके ट्रेंड्स होते हैं ना, जैसे कि पीरियड फाइंड करो, ग्रुप फाइंड करो, या फिर उसका एटॉमिक साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने जो देखा है। लिखने के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे मेंडलीव के ऊपर लिखो, उसके मेरिट डिमेरिट दोनों बताओ, तो उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों चीजें भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बताता हूँ। इसमें देखो बताया गया जो हमारे एलिमेंट्स है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हमारी पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक नंबर पे। किस पे, एटॉमिक नंबर पे। यहाँ एटॉमिक वेट की बात नहीं की, यहाँ बात किसकी की है, एटॉमिक नंबर की। ऐसे दिमाग में फिट कर लो, एटॉमिक वेट मतलब पीरियोडिक, मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ। और अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर पीरियोडिक फंक्शन हो जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अब देखो, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या था, जैसे कि हमारे एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर दिए गए पहले तो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में। अब उसके बाद जैसे जैसे रेगुलर ट्रेंड्स आ रहे थे, जैसे जैसे रेगुलर इंटरवल में वो बढ़ता जा रहा था, वहां पर जो रिपीटेशन दिख रहा था वो प्रॉपर्टीज का दिख रहा था। मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम के नीचे कौन आता है, पोटेशियम आता है, पोटेशियम के नीचे कौन आता है, सीजियम आता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। रुबेडियम आता है, हाँ रुबेडियम, फिर सीजियम आता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका चलता रहता है। अब ये याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, कि ये कैसे याद करना है। कम से कम मैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप तो आपको रटवा के रहूंगा, ये तो आप मान के चलो। इसके लिए मेरे पास ट्रेंड्स भी हैं, ठीक है, इसके लिए निमोनिक्स भी है आपको याद करवाने के लिए, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, है ना। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे आप पीरियड में देखो या फिर ग्रुप के अलोंग देखो, डाउन द ग्रुप देखो या लेफ्ट टू राइट पीरियड में देखो, आपको प्रॉपर्टीज रिपीट होती दिखेगी। कब, जब हमने अगर अरेंज ठीक से किया है तो यहां पर ये एक अच्छी चीज थी कि जो अरेंजमेंट थी वो इस तरीके से थी कि हमारे को रेगुलर इंटरवल्स पे जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की उसके रिपीटेशन देखने को मिल रहा था। थर्ड आता है एलिमेंट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये तो मैंने ही बता दिया। अब देखो, एटॉमिक नंबर एज बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ,
तो हेनरी मूसले साहब ने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए, है ना। एलिमेंट्स को कंपेयर पहले कैसे करते थे, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के हिसाब से करते थे। कब, मेंडलीफ ने जब बताया था। अब जब हेनरी मूसले साहब आए ना, उन्होंने बताया कि एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से करो, वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ना कि कुछ कुछ का जो एटॉमिक मास है वो सेम हो जाता था कुछ एलिमेंट्स का, तो वहां आप कैसे बताओगे, तो वहां पर एटॉमिक नंबर से बताओगे ना। जैसे पोटेशियम का अगर आप देखो और कैल्शियम का आप देखो लगभग सेम होता है, तो आप उसमें क्या करोगे, तो उसमें एटॉमिक नंबर काम आएगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम क्या होता है 19 और कैल्शियम का 20। तो वहां पर फिर किस कौन पहले आएगा, पोटेशियम पहले आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हमने पीरियोडिक फंक्शन माना था, है ना। तो इस हिसाब से हेनरी मूसले ने जो बात कही थी वो सही थी। अब देखो सबसे ज्यादा मजा यहां पर आएगा, ये आप याद कर लो पीरियोडिक टेबल। इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने इस तरीके से रखा है कि मैं आपको इसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड तीनों ही समझा सकूं, तीनों के तीनों आपको समझा दूंगा, मैं इसी में समझा दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। अब ये अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई तो ये आपको अच्छे से समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो, आप यहां से देखो, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ओजी 118। अब देखो बिल्कुल प्यार से, हाइड्रोजन हमारा किस में आ रहा है, पहले ही ग्रुप में आ रहा है। ये देखो एक ग्रुप से है, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप, और फिर ये हो गया, अब देखो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये नहीं, 3 से 12 तक हमारे ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। ये वाले जो है हमारे 21 से लेकर के यहाँ तक 112 तक, ये हमारे ट्रांजिशन है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स है तो मेटल ही, है तो मेटल ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसको हम ग्रुप में नंबर नहीं देंगे, ग्रुप हम यहाँ से देंगे। ये होता है हमारा 13th ग्रुप, ये होता है 14th ग्रुप, ये होता है 15th, ये 16, ये 17 और ये 18th ग्रुप। हम बेसिकली जो ज्यादा पढ़ते हैं वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। आपका क्लास 9th में अगर आप ये दोनों स्टार्टिंग के जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है यानी एस ब्लॉक है, इसके बारे में पढ़ लोगे आपका काम चल जाएगा। इसको हम बोलते हैं दोनों ग्रुप्स को एस ब्लॉक, क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसको क्या बोलते हैं 13 से लेके 18 तक, इसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। यानी कि जो 13 से 18 तक हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये वाले हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएंगे फिर, ये वाले जो हैं ये सारे के सारे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हमारे 21 स्कैंडियम से स्टार्ट हो जाते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सभी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके नीचे भी, ठीक है ना। अब ये वाले जो दो अलग दिख रहे हैं, लेंथेनाइट, एक्टेनाइट, ये सब हमारे एफ ब्लॉक है। क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही है ना, कि ये क्या हो जाएंगे, हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको ये चीजें समझ के चलनी है। अब आप कहोगे सर कम से कम एस ब्लॉक वाले याद करा दो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से क्वेश्चन आते हैं। और हाँ ये बात सच है, क्वेश्चन आते ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। या फिर थोड़ा बहुत पी ब्लॉक में आपको मैं बताऊं, हेलोजन और नोबल गैस वाला पार्ट आप याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत पी ब्लॉक का आप याद कर सकते हो। निमोनिक में आपको सारे बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। बहुत ज्यादा नीचे वाले भी याद नहीं करने आपको, जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, कहाँ तक याद करना है वो मैं बता दूंगा। बट हाँ एस ब्लॉक वाले आप सारे याद कर लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। जैसे इसका न्यूमोनिक होता है हेलिना की रब से फरियाद। क्या होता है, हेलिना की रब से फरियाद। अब देखो, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना मतलब H4 है, ठीक है। ली, Li मतलब लिथियम, Na से हो गया ना से हो गया सोडियम, ठीक है। की के लिए के कर लो, के मतलब पोटेशियम। रब मतलब Rb रुबेडियम। से मतलब सीजियम, Cs। फरियाद Fr, ठीक है, फ्रेंसियम, सीजियम फ्रेंसियम, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। सेकंड वाले में देखो, इसका होता है
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। ठीक है, बरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और ये बेरियम। ऐसी आप यहाँ पर देखो 13th वाले का भी बहुत आसान है। आप कभी मार्केट में गए हो सब्जी वब्जी लेने, तो थैले में आपको, जैसे आपको लेने हैं बैंगन आलू गाजर, तो वो आप थैले में रखते हो ना। तो देखो इसका भी ऐसी है, बैंगन आलू गाजर इन ठेला। ठेला मतलब वो ठेला, टांगने वाला ठेला, या ठेला भी बोल सकते हो, वो जो सब्जी का ठेला होता है ना, वैसे समझ लो। यहाँ पर देखो, काशी गए संजय प्रभु, यस काशी गए संत प्रभु, बस यहाँ तक याद कर लो। इसका देखो, ये हो जाएगा न्यूज़पेपर आज सब बिके। मैं सबके बता रहा हूँ, मेन आपको फर्स्ट और सेकंड वाला याद करना है, इसके भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन अब ऑक्सीजन फैमिली का ऐसा होगा, ओनू सोनू से टेलीफोन पे बात करता है, या फिर ये भी हो सकता है उससे टीपो। उस मतलब ओएस से टीपो। ये याद नहीं करने हैं, याद ये वाले करने हैं, लेकिन मैं आपको सबका बता रहा हूँ। यहाँ पर फिर से देखो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको कैसे याद करेंगे? देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर कल बारिश आई आंटी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसका देखो, हेलीना और करीना जीती रहना, ऐसे याद कर लो। वही अपनी हेलिना जो यहाँ पर भी हमने देखी थी। तो हेलिना, हेलिना मतलब हीलियम, और नी या फिर हीना भी बोल सकते हो, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। हीना और करीना जीती रहना, जीती मतलब एक्सी, जीती रहना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये तो न्यूमोनिक्स मैंने बताए। अब इसमें मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड की अगर मैं बात करूं, तो देखो हमें ध्यान से देखो, देखने से भी पता चल रहा है, जो भी ग्रीन ग्रीन वाले हैं वो क्या है, वो मेटल्स है। जैसे कि ये देखो, ये सारे मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक में सिर्फ एक को छोड़ के सभी मेटल है, किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल होता है, ये तो आपको पता ही है। हाइड्रोजन क्या होता है? सिर्फ फर्स्ट वाला नॉन मेटल, बाकी सारे इसमें क्या है? बाकी सारे इसमें क्या है? बाकी सारे मेटल्स हैं। ऐसे ही आप देखोगे, डी ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं, और यहाँ पर भी 13th ग्रुप में सिर्फ बोरोन को छोड़ के सारे मेटल है। कार्बन वाले में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम को छोड़ के सभी क्या है? मेटल्स है। यहाँ पर न्यूज़पेपर आज सब बिके, ठीक है, एंटीमनी तक तो ठीक है। यहाँ पर हमें मेटलॉइड था, लेकिन उसके नीचे ये हमारे मेटल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है मेटल के बाद हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आपके ये वाले कलर्स वाले हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनियम, सेलियम, ठीक है, एंटीमनी, ये सब हमारे क्या है? ये सभी हमारे मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स कितने हैं? गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन मेटल्स। ये जो येलो कलर्ड है, ये येलो कलर्ड वाले नॉन मेटल्स है। जैसे हाइड्रोजन है, बोरोन है, कार्बन है, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, क्रिप्टन, ठीक है, जिनोन, आयोडीन, ये सब क्या है? हमारे नॉन मेटल है। तो आप समझ पा रहे हो ना, मेटल नॉन मेटल। अब इससे एक चीज मुझे इसको देख के भी समझ आ रही है कि जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूं, सारे के सारे क्या होते जा रहे हैं? मेटल से नॉन मेटल होते जा रहे हैं, या मेटलॉइड होते जा रहे हैं। और जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ देख रहा हूं, तो सारे के सारे मुझे यहाँ देखने से भी पता चल रहा है मेटल ही दिख रहे हैं। मैं नीचे देख रहा हूं, तो नीचे भी मेटल से ही है। क्यों? क्योंकि नीचे आते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक है। और नीचे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो भी मेटल्स होते हैं। तो मैं देख सकता हूं कि जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप देख रहा हूं, तो मुझे मेटल्स देखने को मिल रहे हैं। और जब मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड के अलोंग चल रहा हूं, तो वहां पर क्या आ रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है? नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है ना। मेटल भी है, लेकिन मेटलॉइड्स और नॉन मेटल ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये आप ट्रेंड याद कर लो, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड के अलोंग, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो क्या देखने को मिलेगा? मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे ही करवाना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपको ही करने चाहिए, आप ही करो तो ज्यादा बेटर है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बताऊं,
हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये वाले का। हाइड्राइड्स क्या होंगे, देखो कार्बन और सिलिकॉन के, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये क्या हाइड्राइड बनाएगा, CH4 बनाएगा। और सिलिकॉन देखो, तो देखो सिलिकॉन कार्बन के नीचे ही आता है, सिलिकॉन कार्बन के नीचे ही आ रहा है, तो ये भी 4 ही बनाएगा, तो ये भी क्या बनाएगा, SiH4 बनाएगा। ऐसे याद कर लो। यही तो बात है ना कि देखो सिमिलरिटी देखने को मिल रही है हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। अगर मैं कार्बन की देख रहा हूँ, सिलिकॉन की देख रहा हूँ, तो कार्बन अगर हाइड्राइड H4 बना रहा है तो सिलिकॉन भी SiH4 ही बनाएगा। ऐसी बी पार्ट में अगर देखूं, ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड बेरियम, ये कैसे होंगी। अब पोटेशियम की ऑक्साइड क्या होती है, KO, यही होती है या फिर कुछ गलत है, नहीं K2O, क्या होगा K2O। और एल्यूमिनियम की Al2O3। बेरियम की, बेरियम कहाँ आता है जल्दी बताओ, एल्यूमिनियम तो इसमें आ रहा था ना 13th में। अब देखो 13th है, यानी कि इसका वैसे भी पता है हमें, इसका एटॉमिक नंबर 13th होता है, तो लास्ट में 3 है, इसकी वैलेंसी 3 होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। बेरियम हमारा आ रहा है 56, यानी सेकंड ग्रुप में, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 होगी, ये याद कर लो। जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी सेकंड होती है। अभी वैलेंसी वाला पार्ट मैंने कराया नहीं है, मैं आगे कराऊंगा, लेकिन अभी मैं वैसे भी बता देता हूँ। जो इस तरफ वाले हैं ना, फर्स्ट ग्रुप वाले, उनकी वैलेंसी 1 होती है, और जो सेकंड ग्रुप वाले हैं उसकी 2 होती है। इसमें 13th वाले में जनरली 3 होती है, 14th वाले में 4 होती है, इस तरीके से मान के चलो बस। ठीक है, तो बेरियम की वैलेंसी क्या होगी, 2, तो यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड ऐसे बनेगा। देखो ये बनता कैसे है, वैसे कंपाउंड कैसे बनते हैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, नहीं तो ऐसे देख लो। जैसे एल्यूमिनियम का लेता हूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो रेशियो क्या आएगा, 2:3 आएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, Al2O3। ऐसी बेरियम के केस में देखो, इसकी वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की -2, प्लस माइनस को छोड़ो अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रेशियो आ गया 2:2। अब इसको कट भी कर सकते हैं 1:1 में, क्या कर सकते हैं, 1:1 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे बेरियम ऑक्साइड। पोटेशियम के केस में देखो, इसकी वैलेंसी +1 थी, ऑक्सीजन की -2 थी, ये इधर गया, ये इधर गया, क्या बना, रेशियो आ गया 2:1, यानी कि K2O। जल्दी से चेक करो इसको, जल्दी से, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। समझ आ रहा है ना, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आता है पीरियड्स, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देता हूँ, सिंपल वे में सिखाऊंगा, उससे आपको पीरियड एंड ग्रुप निकालना भी आ जाएगा, उसी से आ जाएगा। कैसे आएगा, अब आप कंफ्यूज हो रहोगे, अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप टेंशन मत लो बस, आप टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे सपोज करो, पहले किसकी लूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ईजी लेते हैं, लिथियम। लिथियम का होता है 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो कैसे लिखना है, इसमें एक मैजिक नंबर याद कर लो, 288 1832, इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से आपको याद कर लेना है। वैसे आप 288 18 तक भी याद कर लोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ये मैं बता रहा हूँ ना कि नहीं सोचना है। आप जैसे यहाँ पर देखो, इसको लिखेंगे 2, पहला आएगा 2, ठीक है, उसके बाद आएगा 8 तक भर सकते हैं, उसके बाद सेकंड वाली शेल में, ये सपोज करो फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो फर्स्ट शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, सेकंड में कितने भरूंगा, 1, क्योंकि है ही टोटल 3, है ना, टोटल कितने हैं, 3 ही है। नेक्स्ट ले लेते हैं सोडियम,
सोडियम का होता है 11। अब देखो, अब ये तो 2 शेल में इसका काम चल गया था, क्या इसका चलेगा? एक बार देखते हैं। पहली शेल में आए 2, नेक्स्ट शेल में आए 8, कितने हो गए? 2 + 8 10। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन और बचता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 281, है ना? अब बताओ, अब क्लियर है? तो यानी ये 3 शेल तक रहा। नेक्स्ट ले लेते हैं पोटेशियम, इसी के नीचे वाला पूरा एस ब्लॉक का देख लेते हैं। इसको लिखेंगे 288। अब यहाँ पर हुए 18, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, 19 है ना, तो एक और भरेंगे। तो इस तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा। बस आप इतने 20 तक भी याद कर लोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, आपका काम तब भी बन जाएगा। अब इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वैसे करना है। जैसे कि आप ये देखो, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो कौन से ग्रुप में होना चाहिए? पहले ग्रुप में होना चाहिए। कौन से ग्रुप में? पहले ग्रुप में। तो इसका ग्रुप हो गया ग्रुप नंबर 1। ऐसे ही यहां पर भी 1 आ रहा है, तो ये ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1। अब अगर आप कहो कि सर ये तो सारे एक जैसे ले लिए, अब मैं कोई रैंडमली लूं? कोई रैंडमली लेता हूं, सपोज करो, जैसे मैं लिखता हूं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 13। इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ? 283, ऐसे ही लिखेंगे ना? अब देखो, 2 + 8 10, 10 + 3 13। अब इसमें देखो 3 आ रहे हैं लास्ट वाले वैलेंस शेल में, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 है और ग्रुप नंबर क्या है? अब देखो, ग्रुप नंबर 3 मत लिख देना यहाँ पर, गलती बच्चे यही करते हैं। देखो 2 तक के केस में तो ठीक है, जैसे मैग्नीशियम आता है 12, इसका हम लिखते हैं 282, तो इसके केस में तो ठीक है कि ग्रुप नंबर हम क्या लिख रहे हैं? 2। लेकिन मैंने आपको बताया ग्रुप नंबर 3 तो लिखते ही नहीं है, हमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 के बाद सीधा हम क्या देखते हैं? डायरेक्टली ग्रुप 13 देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्रुप 13 देखते हैं। तो अगर 3 आ जाए तो आपको याद रखना है, आपको क्या लिखना होगा? तो इसको, क्योंकि हमें पता है कि एल्यूमिनियम पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट तो स्टार्ट ही 13 से होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 13 से होता है। तो ये 3 कैसे हो जाएगा? ये होगा ग्रुप नंबर 13। क्यों? क्योंकि हमें पता है पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट ही 13th ग्रुप से होते हैं। तो ये वाला केस आपको याद रखना है। हाँ, एस ब्लॉक में किसी का भी आ जाए, एस ब्लॉक यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में किसी का भी आ जाए, तो ग्रुप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है? सिर्फ थोड़ा सा आपको पी ब्लॉक वाले में याद रखना है। ये किसका था? ये पी ब्लॉक एलिमेंट का था ना। मैंने आपको बता ही दिया एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, ठीक है? इसमें भी ग्रुप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये ट्रिक बता दी। लेकिन ये याद रखना है किसमें? एस एस ब्लॉक में ऐसे निकालना है, पी ब्लॉक वाले में आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि पी ब्लॉक स्टार्ट ही 13 से हो रहा है, तो हम 3 ग्रुप नंबर 3 थोड़ी लिख देंगे। अब पीरियड कैसे लिखेंगे? पीरियड को कैसे लिखेंगे? पीरियड, तो देखो, पीरियड चेक करने के लिए आप शेल्स चेक कर लो, कितनी शेल्स आ रही है। शेल्स मतलब ये वाली शेल्स। जैसे लिथियम में देखो 2,1, 2 शेल हुई ना, पहली दूसरी, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इसमें कितनी शेल है? 1 2 3, यहाँ 3 शेल है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, पीरियड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे इसमें देखूं 1 2 3, पीरियड इसका भी क्या होगा? 3 होगा। इसमें भी पीरियड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप एक बार चेक कर लो चाहे तो पीरियोडिक टेबल में जाके कि यार मैंने सही बताया या नहीं बताया, कि मैंने गलत तो नहीं बता दिया। तो देखो, लिथियम सेकंड पीरियड में था, ऐसे करते हैं ना, ये पहला पीरियड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे ही चलता है ना। तो देखो, क्या ये लिथियम सेकंड पीरियड में है? बिल्कुल सेकंड पीरियड में है, यानी मैंने सही निकाला। सोडियम का मैंने निकाला था थर्ड पीरियड, ये भी सही है। पोटेशियम फोर्थ में निकाला था, ये भी सही है। मैग्नीशियम भी थर्ड पीरियड में निकाला था, और एल्यूमिनियम भी थर्ड पीरियड में निकाला था, ये ठीक है बिल्कुल। तो यानी कि अपन ने सही देखा है, जो भी देखा है ना, सही है। बताओ, क्लियर है? तो मैंने आपको सब सिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, पीरियड को कैसे पहचानना है, ग्रुप को कैसे डिफाइन करना है, ये सब का सब मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? अरे दिक्कत हो रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड एंड थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्निक पीरियोडिक टेबल? अब देखो, पहले पीरियड और थर्ड पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये बताने हैं। जैसे मैं बात कर लूं फर्स्ट पीरियड की, फर्स्ट पीरियड में देखो, आपने अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से देखी है तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। अभी हमने वैसे पढ़े नहीं है ना
क्या कहते हैं, नोबल गैस वाला। नोबल गैस मैं लास्ट में करवाऊंगा आपको, 18th जो ग्रुप होता है हमारा नोबल गैस वाला, उसको जब मैं समझाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन उसका पहला एलिमेंट हीलियम होता है, आपको पता है क्यों? क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल देख ली। यहाँ पर देखो ना, इसको अगर आपने याद कर लिया तो सब कुछ याद हो जाएगा। पहले पीरियड में दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, देखो ये पहला पीरियड है, ये पहला, ये दूसरा पीरियड। तो देखो पहले पीरियड में यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस ये था, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। और सेकंड पीरियड की बात करूं इस वाले में, तो देखो टोटल गिन लो, 1 2, और इसके बाद फिर 3 4 5 6 7 8, उसके बाद कितने आ गए, 8। ठीक है। तो ये चीज तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सेकंड पीरियड में कितने आते हैं। कौन कौन से हैं, लिथियम है, फिर बरेलियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर क्या है, नहीं नहीं एल्यूमिनियम नहीं है, बोरोन है। फिर बोरोन है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नियोन, ये सब आते हैं। यानी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। यहाँ पर आए 2, यहाँ पर आए 8। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, शेल जब भरते हो तो ऐसे भरते हो ना, 2 8 8 18। तो आपको पता चल रहा है, यानी कि फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स है, सेकंड में 8 एलिमेंट है, थर्ड में भी 8 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड से फिर 18 एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक वाले भी आ जाते हैं ना 10, तो 10 वो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इस तरह से आसान तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, है ना? ये सारे जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें क्लियर होती है कहाँ से, एटॉमिक, वो क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। नेक्स्ट आता है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, बरेलियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नेम द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप, सेम पीरियड। अरे वाह, क्या मतलब क्वेश्चन दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे और आप गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, बरेलियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नेम द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप एंड सेम पीरियड। अब देखो पहले बना लो सेम ग्रुप वाले, पहले बना लो सेम ग्रुप वाले, फिर लिखो सेम पीरियड वाले। अब देखो सेम ग्रुप और सेम पीरियड कैसे इसको डिफाइन करने वाले हैं, तो देखो सेम पीरियड में कौन से आते हैं वो देख लो, सेम ग्रुप में कौन से आते हैं वो देख लो। ग्रुप मतलब ऐसे देखो कौन से फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं, कौन से सेकंड ग्रुप में आ रहे हैं, पहले तो वो देखो। तो इन सब में देखो बरेलियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इसमें देखो मुझे ये दिख रहा है लिथियम और सोडियम एक एक ही ग्रुप में आते हैं। अब पोटेशियम भी उसी के नीचे आता है, होता है ना, हेलिना की रब से फरियाद, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सेम ग्रुप वाले कौन से हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया, जल्दी बताओ हो गया कि नहीं हो गया। और सेम पीरियड वाले कौन से हो गए, लिथियम, बरेलियम। ठीक है, लिथियम और बरेलियम एक ही पीरियड में आते हैं ना, सेकंड पीरियड में, और इनका एक ग्रुप बन गया। वैसे अगर आप देखो तो पोटेशियम और कैल्शियम भी सेम ग्रुप में है, पोटेशियम और कैल्शियम भी सेम ग्रुप में है। और यहां पर अगर आप देखो तो बरेलियम और कैल्शियम सेम ग्रुप में है। यहाँ पर आप सेम पीरियड की बात करो तो लिथियम और बरेलियम, और पोटेशियम और कैल्शियम सेम पीरियड में है। क्योंकि इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, ऐसे चलता है ना। यहाँ पर देखो, देखो ये तो सेम ग्रुप वाले हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और बरेलियम और कैल्शियम सेम ग्रुप में है। अब पीरियड की बात करें तो लिथियम और बरेलियम सेम पीरियड में है, और कैल्शियम और पोटेशियम सेम पीरियड में है। ठीक है, बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं, है ना? ये सेकंड पीरियड, वो फोर्थ पीरियड, ये फर्स्ट ग्रुप, वो सेकंड ग्रुप, ऐसे समझ लो। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा वैसे, कि नेम एन एलिमेंट दैट हैज टू शेल्स ईच फिल्ड कंप्लीटली विद इलेक्ट्रॉन स्टेट इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। जल्दी, मैं आपको 1 मिनट, 2 मिनट देता हूँ, चलो सॉल्व करो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप करो सॉल्व इसको।
नहीं आ रहा क्या? अरे बहुत इजी है यार, देखो मैं करवाता हूँ। इसमें यही कहा गया है ना कि एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी दो शेल है और दोनों शेल कंप्लीटली फिल्ड है। मैंने आपको शेल बताया ना, वन शेल, टू शेल, थ्री शेल। ये एलिमेंट से भी समझ सकते हो आप, जैसे भी चाहो। ठीक है, तो सपोज करो कोई एलिमेंट है एक्स ऐसे, उसके अंदर दो शेल है और दोनों शेल फिक्स है, मतलब फिल्ड है। पहली शेल होगी टू, और सेकंड शेल होती है 2,8,18 ऐसे होती है ना, जल्दी बताओ। 2, 8, 8, 18, 32 ऐसे होती है ना। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो इसने कहा कि इसकी दो शेल है और वो दोनों शेल फिल्ड है। मतलब इसका कुछ ऐसे लिखी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, दोनों शेल फिल्ड है ना, दो शेल है पहली और दूसरी, और वो दोनों फिल्ड है, यानी कि दोनों में पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो यानी ऐसा ही होगा। अब क्या करो, इससे मैं इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकता हूँ। क्या होगा? 2 + 8, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका? एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 + 8 यानी कि 10। एटॉमिक नंबर आया 10, और हमें पता है एटॉमिक नंबर 10 आया, इसका मतलब क्या है? ये नियोन है। अरे भाई, ये क्या है? हमारा नियोन है। और पीरियोडिक टेबल में नियोन कहाँ आता है? 18th ग्रुप में आता है। किस में आता है? 18th ग्रुप में। और पीरियड कौन सा होता है इसका? पीरियड सेकंड होता है, क्योंकि हीलियम फर्स्ट पीरियड में है और ये जस्ट हीलियम के नीचे है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के बिना ये वाला चैप्टर अधूरा है। देखो ये रहा नियोन, 10 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और हीलियम के नीचे आ रहा है सेकंड पीरियड में। ठीक है ना, तो इसकी पोजीशन भी मैंने क्लियर कर दी। जल्दी बताओ, देख के समझ आया कि नहीं? अब तो समझ आ गया होगा, अब तो क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। ऐसी ही चीजें क्लियर करते चलना है हमें बस। मतलब इससे आसान कुछ हो सकता है? बताओ। जल्दी इसको देखो, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले को। जल्दी बोलो, हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, हमने अभी तक बहुत सारी चीजें कर ली है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, बिल्कुल ही आसान है, लल्लू सा टॉपिक है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ ली है तो अब आपको ये भी पता होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से है। ट्रांजिशन तो पहले ही पता है कौन से, डी ब्लॉक वाले। मैं लिखता चलता हूँ, चलो फिर भी आपकी आसानी के लिए। ये है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव में आपके दो आते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन कौन से? एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, पता है ना, थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, इनर ट्रांजिशन। और इनर ट्रांजिशन क्या होते हैं? अब आप सोच रहे हो अरे इनर ट्रांजिशन क्या है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इनर्ट गैस कौन सी होती है? 18th ग्रुप वाली। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको पीरियोडिक टेबल। ये वाला पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल पे ही है बेस्ड। अगर पीरियोडिक टेबल जिसको अच्छे से समझ आ गई उसके लिए चैप्टर लल्लू सा। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रांजिशन थे हमारे। कौन से वाले? ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, ये इनर ट्रांजिशन हो गए। और ये देखो यहाँ से 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक थे। ये रिप्रेजेंटेटिव हो गए दोनों। कौन कौन? ये जो हमारे एस ब्लॉक वाले थे, यानी कि जिसमें फर्स्ट ग्रुप को हम एल्कलाई मेटल बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को एल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है ना, बाकी ये सारे 13 से 18 तक हमारे हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं ना, कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो एक बार मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले आएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पे, यानी कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बहुत ज्यादा आपको इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि एस ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज है, पी ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज है, बस काम खत्म, सिंपल। तो आपको एक चीज तो पता होगी, एस ब्लॉक यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, उसमें हमें क्या मिलते थे? मेटल्स मिलते थे। क्या मिलते थे? मेटल्स। और वहीं अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वहां पर क्या मिलते थे? वहां पर नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स मिलते थे। मेटल भी होता था, मतलब मिक्सचर था। तो ये मैं बोल सकता हूं कि इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों होते हैं, है ना, बोल सकता हूं ना। सेकंड चीज, मेटल टू नॉन मेटेलिक ट्रांजिशन होती है इसमें। कैसे? क्योंकि देखो यहां पर था मैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में सारे मेटल थे। अब जैसे ही मैं ऐसे ऐसे चलते चलते आ गया पी ब्लॉक की तरफ, 13 से लेके 18th ग्रुप तक, वहां मुझे मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल भी देखने को मिलेंगे। तो जो मेटल से नॉन मेटेलिक ट्रांजिशन हो रही है, वो कैसे हो रही है? अक्रॉस अ पीरियड हो रही है। ग्रुप के अलोंग तो नहीं हो रही। ग्रुप के अलोंग तो नीचे जाऊंगा तो मेटल्स ही मिलेंगे नीचे में, है ना। लेकिन जैसे ही मैं एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहा हूं, मतलब पीरियड के अलोंग चल रहा हूं, मुझे क्या देखने को मिल रही है? मेटल से नॉन मेटेलिक ट्रांजिशन देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट,
फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड। अभी आपके कोर्स में शायद अभी आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये तो आपको पता होगा। और जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स भी फॉर्म करता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि कार्बन क्या फॉर्म करता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो यानी कि जैसे ही मैं मेटल से नॉन मेटल जा रहा हूं तो वहां कोवैलेंट कंपाउंड भी देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो यानी मुझे आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड दोनों बनते हुए दिख रहे हैं, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आयनिक कंपाउंड कौन बनाता है? एक मेटल एक नॉन मेटल। जैसे NaCl को क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का देख लो, क्लोरीन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम क्या दे रहा है उसको? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जाहिर सी बात है क्या बना रहा है? आयनिक बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट इज मेटेलिक नेचर इन ईज डाउन अ ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है हमारा? नीचे जाने पर तो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नीचे सारे मेटल्स होते हैं, चाहे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करो या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करो, ठीक है ना, सब नीचे आते हैं ना ग्रुप में। अगर हम ग्रुप के मतलब पीरियड के अलाउंग चलते हैं तब हमें नॉन मेटल और मेटेलॉइड मिलते हैं। अब यहां पर देखो ग्रुप्स 1, 2 गुड कंडक्टर्स, ग्रुप 16, 17 पुअर कंडक्टर्स। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ग्रुप 17 कौन सा है? हेलोजेंस का, ये तो पता होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर हमारे होते हैं नॉन मेटल्स, और इस ग्रुप में ग्रुप 1 और 2 में होते हैं मेटल्स। और मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपको पता है ना, मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इज सम एलिमेंट्स लाइक टिन लेड शो वेरिएबल वैलेंसीज। ये आपको अभी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस याद कर लेना है कि टिन और लेड वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं वो नहीं देखना। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बारी आती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक वाले, ठीक है ना, 3 से 12 ग्रुप में जो आते हैं। अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ डिटेल में क्या पढ़ना है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपको याद भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा देखना भी नहीं है, बस इसकी छोटी मोटी चीजें याद रखो। एक तो सबसे बड़ी चीज, इसमें मेटल होते हैं कि नॉन मेटल? तो इसमें सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। आपको दिखाया था ना ग्रीन कलर वाले सारे मेटल है अभी थोड़ी देर पहले। कितनी बार तो मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखा चुका हूँ। एक बार चलो और देखते हैं। यहाँ देखो, ये देखो, ये है हमारे डी ब्लॉक वाले। ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये सारे के सारे ग्रीन है, और ग्रीन मतलब मेटल्स। तो ये सभी हमारे क्या हैं? मेटल्स है। एक चीज तो हमें ये समझ आ गई। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक चीज और होती है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इतना नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और आपको पता ही है मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ये तो आपको पता ही होगा। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? मेटल्स। और मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स अ मैग्नेट। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, है ना। मेटल्स है, मेटल्स में मैग्नेटिक बिहेवियर हो गई। जाहिर सी बात है ज्यादातर फेरोमैग्नेट वाले, है ना, फेरस वाले। फेरस में होता है ना मैग्नेटिक बिहेवियर, फेरस चिपक जाता है एकदम मैग्नेट से। ये तो आपने बहुत देखा होगा, बहुत चीजें आपने चिपकाई होगी। अलमारी में फेंक फेंक के मारी होगी आपने मैग्नेट, है ना। तो अलमारी पे, लोहे की अलमारी पे वो क्यों चिपक जाता था? इसीलिए चिपक जाता था क्योंकि उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ठीक है, अभी आपको ये नहीं पढ़ना है कि क्यों यूज करते हैं, वैसे मैं आपको बताऊं। ज्यादातर केसेस में फेरस भी एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, और जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। फेरस को हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर पाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी आपको उतना डीप में नहीं जाना है। मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंसीज। अभी मैंने बताया भी था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, साथ साथ वेरिएबल वैलेंसीज भी दिखाते हैं। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में भी देखा। तो देखो, ऐसा है ना कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। डी ब्लॉक में ज्यादा होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं। बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, तो उसमें इतने नहीं होते, सिर्फ कुछ कुछ है। जैसे लेड दिखा देता है, आपको मैंने अभी बताया था ना, टिन एंड लेड दिखाते हैं। यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर जो है वो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं, मतलब उनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है। जैसे एस ब्लॉक में फिक्स है, सबकी वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप में 1 होगी।
और सेकंड ग्रुप में सबकी वैलेंसी 2 होगी। ऐसा ट्रेंड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता डी ब्लॉक में। और मैंने आपको पहले ही बताया डी ब्लॉक को आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ये कुछ पॉइंट्स ही याद कर लो सिर्फ। मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस एंड कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं? कलर्ड आयंस एंड कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक वाले। अब आपके एफ ब्लॉक में दो सीरीज आती है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। क्या आती है? लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। ऊपर वाली लेंथेनाइड, नीचे वाली एक्टेनाइड। मैं अभी दिखा देता हूं आपको। अरे कहाँ गया? ये रहा। ये देखो, ये जो ऊपर वाली सीरीज है ना, ये दो सीरीज देखने को मिल रही है ना एफ ब्लॉक में, ये वाले में। तो देखो, ये जो ऊपर वाली है इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड, नीचे वाली है इसको बोलते हैं एक्टेनाइड, जिसको एसी से दिखाते हैं। लेंथेनाइड को हम एल से दिखाते हैं, इसको एसी से दिखाते हैं शॉर्ट में। एल फॉर लेंथेनाइड, एसी फॉर एक्टेनाइड। ठीक है, तो ये नीचे वाली टीएच से जो शुरू होकर एलआर तक जा रही है, ये क्या है? एक्टेनाइड। और ऊपर सीई से जो हमारी एलयू तक जा रही है, ये क्या है? लेंथेनाइड। बस इतना याद रख लो, इसमें दो दो सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज। ठीक है, ग्रुप क्या होगा? ग्रुप थर्ड होगा, ये तो देख ही लिया होगा आपने। ठीक है, पीरियड 6। अब आप ये सोचोगे कि ये याद रखना है, अरे नहीं याद रखना, नहीं याद रखना। ठीक है, इतना ज्यादा भी आपको लर्न नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत लर्न करो, बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना है। वैसे इसको हम अलग ही रखते हैं, लेंथेनाइड एक्टेनाइड, ये जो एफ्लॉग वाले एलिमेंट्स है ना, इसको हम अलग रखते हैं। ये आपको मैंने इसमें भी दिखा दिया था, ये मैंने आपको दिखा दिया ना इसमें। फिर से देखो, ग्रुप थर्ड है क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला यहाँ से होगा, तो देखो थर्ड वाले ग्रुप में ही आ रहे हैं। पीरियड कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसको सेवेंथ मान लेते हैं पीरियड। ठीक है, इतना समझ आ गया? और थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि पीरियड 7 लास्ट पीरियड 7 यही है, तो पीरियड 7 ये होगा, तो ये पीरियड 6 में हो जाएगा। मतलब उतना भी आपको नहीं देखना है। वैसे मैं बताऊं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से आपका क्वेश्चन आएगा भी नहीं। आपका क्वेश्चन जो आएगा वो ज्यादा सर चांसेस है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में से पूछेगा, बहुत ज्यादा पूछ ले तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से कुछ पूछ ले, कैरेक्टरिस्टिक्स में से। इसमें से तो चांसेस ही बहुत कम है, तो इतना इंपॉर्टेंट यह है भी नहीं। इसमें एक चीज है कि इसमें जो मेटल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है मेटल्स ही आते हैं ना, ग्रीन ग्रीन देखे ना, तो सारे मेटल्स ही होते हैं नट ट्रांजिशन में, नॉन मेटल और मेटलॉइड नहीं आते। तो सभी एक तो कैरेक्टरिस्टिक, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो ये लिख दो ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन में, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स होते हैं। लिख सकते हो, दे आर ओनली मेटल्स प्रेजेंट इन दिस सीरीज, ये भी आप लिख सकते हो। और दे आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज, कौन कौन सी? लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। बस ये नंबर याद रखो, ये 57 से 71, 89 से 103, इतना याद रख लिया, ये बहुत है, बहुत ज्यादा हो गया ये भी। और एक चीज और लिख सकते हो एक्टेन, इससे ट्रांजिशन की तरह क्या लिख सकते हो? इसमें वेरिएबल वैलेंसीज होती है और कलर्ड आयंस बनते हैं, है ना, ये याद रख लो। और एक्टेनाइड्स क्या होते हैं? हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं। और इसमें जो हमें मिलेंगे वो हैवी मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मिलेंगे। वो तो आपको पता है, मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेटल पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आप कहोगे कि ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? अरे बहुत इजी है, मैं आपको बता रहा ना, इससे इजी चीज कुछ हो नहीं सकती। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, देखो मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड के अलोंग क्या होता है और ग्रुप के अलोंग क्या होता है, ये मैं दिखा देता हूँ। देखो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ये तीर के निशान का मतलब समझ गए ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। लिख भी देता हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जल्दी बता दो। और ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, जल्दी। देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा या बढ़ेगा? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस साइड मेटल होते हैं और उस साइड पी ब्लॉक की तरफ जैसे ही जाएगा पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो नॉन मेटल्स आ जाएंगे, है ना, मेटलॉइड्स आ जाएंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसी ग्रुप के अलोंग क्या होगा, नीचे तो सारे मेटल्स हैं, नीचे तो पीरियड 6 7 सब में मेटल्स ही मेटल्स भरे हुए हैं, है ना, नीचे जाने की, ऐसे जाने की नहीं, ग्रुप में अगर नीचे जा रहे हो तो वहां मेटल्स मिलते हैं, तो यहां पर हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। समझ गए? मेटेलिक कैरेक्टर कब डिक्रीज हो रहा है, जब पीरियड के अलोंग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर डिक्रीज हो रहा है। ऐसी ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, सिंपल।
अब वैलेंसी, नेक्स्ट पार्ट आता है मेरा वैलेंसी। अब वैलेंसी को कैसे समझे, बहुत सारे बच्चे मैंने इसमें कंफ्यूज होते हुए देखे हैं और रोते हुए देखे हैं, सर वैलेंसी वाला क्वेश्चन गलत हो गया, इतना आसान था, मुझे आता भी था, स्टिल मुझसे नहीं हुआ। अरे भाई तेरे से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तूने ठीक से नहीं पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, यही शैतानी करते हैं वो क्या है कि अपना काम खुद से करते ही नहीं है, वो अपना काम ठीक से करना ही नहीं चाहते। अब वो पढ़ते हैं नहीं और देखो फिर क्वेश्चन गलत तो होगा ही। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट आधा अधूरा पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन वहां जाके होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा। और फिर उनसे क्या होता है, उनसे वो सवाल बनता नहीं है, दिक्कत उन्हीं को आती है ना। एक मिनट पानी पी लूं। अब देखो, वैलेंसी को मैं समझाने के लिए इजी ट्रिक बताता हूँ। देखो एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, कौन कौन से, एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल। यानी कि मैं इजी बोलूं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये ऐसे याद रखने से कोई फायदा नहीं है, एल्कलाई मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसे याद रखो, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 की वैलेंसी होती है 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी होती है +2, +1 +2, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो या 1 और 2 भी बोल सकते हो। कुछ नहीं लगाया तो 1 और 2, इसका मतलब +1 +2 ही है। हाँ माइनस लगाओगे तब अलग बात है, माइनस लगाओगे तो अलग बात है, ठीक है। अब देखो, ये तो मुझे समझ आ गया, मैंने कहा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में +2 होती है, ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। अब कुछ और ऐसी है जिसकी हमें वैलेंसी याद रखनी होती है, जैसे ग्रुप 17 जो जिसमें आते हैं हेलोजन्स, क्या आते हैं, हेलोजन्स। हेलोजन्स एक टॉपिक भी है आपके में, इसलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाता हूँ। देखो हेलोजन्स कौन होते हैं, जो ग्रुप 17 में आते हैं, जैसे कि इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक याद रखो, इसकी वैलेंसी होती है, हमेशा याद रखो -1, ठीक है, -1 या 1 मान लो, ठीक है ना। इतना समझ जाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आपको आना चाहिए। अब ऑक्सीजन फैमिली में ज्यादातर की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, इस तरीके से चलती है। आप ऐसे देखो ना 14 तक, 13th और 14 में +3 और +4 देखने को मिलती है, +3 और +4 देखने को मिलती है। अब 4 के आगे 5 तो हो नहीं सकती। तो अब नाइट्रोजन कौन सी दिखाता है, -3 दिखाता है, फिर -3 से चलती है। फिर ऑक्सीजन उसके नेक्स्ट वाला दिखाता है -2, फिर क्लोरीन दिखाता है -1, तो ऐसे चलता है, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं, ग्रुप 16 की, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ये क्या दिखाता है जल्दी बताओ, ये दिखाता है -2, ठीक है। ऐसी मैं जनरल बता रहा हूँ, अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अलग भी दिखाते हैं, पर मैं जनरल बता रहा हूँ, जनरल याद करने से, वैलेंसी आपकी जनरल याद करने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप 15 कितना दिखाता है, नाइट्रोजन फैमिली। ये आपको ट्रिक बता दी मैंने अच्छी। अब देखो, आपको पीरियोडिक टेबल तो याद ही है, अब आप ऐसे याद कर सकते हो, ग्रुप 17 में अच्छा -1 होती है, ग्रुप 16 में अच्छा -2 होती है, ग्रुप 15 में क्या होती है सर, -3 जब होती है ज्यादातर की। तो इससे जनरल याद रखने से हमारा काम चल जाएगा। ऐसी अब मैं ग्रुप 14 की बात करूं, ग्रुप 13 की बात करूं, ग्रुप 14 कौन सा होता है, कार्बन फैमिली वाला। कौन सा, कार्बन फैमिली वाला। और ये होता है बोरोन फैमिली। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है ना ग्रुप का, उसी के नाम पे फैमिली हो जाती है। अब ये मत कहना शर्मा फैमिली, गुप्ता फैमिली, अरे वो वाली फैमिली नहीं, ये हमारी पीरियोडिक टेबल की फैमिली है। अब 14 में होता है ज्यादातर का, क्या होता है जल्दी बताओ, +4, इसमें +3, ठीक है। जिसमें आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसकी भी बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा आप कहो कि सर मेरे को ये याद नहीं होगा, ये बहुत बड़ा हो गया, इतने सारे याद करूंगा मैं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। आप ये भी नहीं कर सकते तो ऐसे देख के भी बता सकते हो। जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर। इसको कैसे लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। कैसे लिखेंगे, 2,6। अब यहाँ बताओ, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कैसा साइन आएगा, माइनस का। तो ये जाएगा वो -2 पे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, -2 हो गई, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट से भी समझ सकते हो आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आप समझ सकते हो। अब अगर मैं बात करूं
सोडियम का होता है 11, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 281। अब देखो यहाँ पर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन को फना कर देगा या एक इलेक्ट्रॉन को भेज देगा बाहर। अब जब ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का, तो Na+1। ठीक है, बात कर लूं कैल्शियम की, कैल्शियम को कैसे लिखते हैं, 2882 ऐसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 2 को बाहर फेंकेगा तो ये इस पे कौन सा चार्ज आएगा, +2। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है मतलब प्लस चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब माइनस चार्ज आ रहा है। तो ऐसे भी आप वैलेंसी निकाल सकते हो। बाकी ज्यादा आसान ये होगा क्योंकि इससे आपको सारा याद हो जाएगा, इससे जनरल जनरल तो आपको सारा याद हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। और बहुत ज्यादा हार्ड आपसे पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 9th में हो, इतना हार्ड क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में से नहीं आने वाला। ठीक है, तो जनरल करके काम चल जाएगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन दिखा दूं, कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं। An element A has 2 electrons in its fourth shell. State its atomic number, its electronic configuration, its valency, position in periodic table. Is it a metal or non-metal? आप कहोगे सर सर चकरा गया, एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इतना मुश्किल क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, कैसे होगा। बहुत बच्चे तो पता है क्या, इस क्वेश्चन को देख के ही स्किप कर देंगे। मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन मैं कहता हूं कि लॉन्ग में अगर ये आ गया ना, आपकी चांदी चांदी, इससे आसान क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ नहीं सकता। हाँ, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में ये आने लायक नहीं है, लॉन्ग में ही आएगा, अगर आएगा थोड़ा सा और एक दो चीज हार्ड ऐड करके इस टाइप का ही आएगा, क्योंकि इसमें 4-5 चीजें पूछी है ना। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आए शॉर्ट में आए हमें उससे मतलब नहीं। अब इस क्वेश्चन को करना कैसा है, देखो इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर भी पूछ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ वो भी पूछ लिया, वैलेंसी भी पूछ ली, और पोजीशन भी पूछ ली पीरियोडिक टेबल में, है ना, मेटल है नॉन मेटल है ये भी पूछ लिया। अब देखो कैसे करेंगे। ठीक है ना, वैलेंसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 ऐसे करके, है ना। अब देखो जैसे इसने पूछा, एलिमेंट ए है, कोई एलिमेंट ए है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है, कौन सी शेल में है, फोर्थ शेल में। तो कैसे लिखेंगे देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूँ 288, और ये हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड शेल। ये कह रहा है फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गई फोर्थ शेल। तो देखो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। अब फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ। कि इसका जो ग्रुप नंबर है वो क्या है, 2 है, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया इसका, 2। और पीरियड, पीरियड निकालने का मैंने बताया था, गिन लो 1 2 3 4, पीरियड हो गया 4। ठीक है, 4 शैल है मतलब फोर्थ पीरियड। जल्दी बताओ, क्लियर है ना, सिंपल सी बात है यार, इससे आसान क्या होगा, इससे आसान तो कोई ट्रिक आज तक बनी भी नहीं होगी। ठीक है ना, अब इसको मैं ऐड करूं तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20। तो इसका एटॉमिक नंबर आया Z = 20। अब एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, 20 तक तो आपको एलिमेंट वैसे भी याद होंगे, किसका होता है, कैल्शियम का होता है। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया। तो क्या क्या बताना था, फर्स्ट बताना था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का आ गया आंसर 20। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने वैसे लिख दी थी, एक और बार लिख देता हूँ बी ऑप्शन में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी यही, 2882। ठीक है, थर्ड इट्स वैलेंसी, वैलेंसी क्या है इसकी, 2। ठीक है, वैलेंसी क्या है, 2, ये तो साफ दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के क्या बनाएगा, कैल्शियम +2 बनाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी हो गई 2 +2 या फिर 2। ठीक है, डी ऑप्शन। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरे हम सबको पता है एस ब्लॉक में आता है, इसमें आता है, एस ब्लॉक में आता है, तो लिखो एस ब्लॉक। और ग्रुप और पीरियड हमने निकाल लिए, वैसे भी पता है सेकंड ग्रुप का है और फोर्थ पीरियड में आता है। ठीक है ना, ये तो पता है ना, बरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बरेलियम सेकंड पीरियड, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड, और कैल्शियम फोर्थ पीरियड। ठीक है, उसी के नीचे आता है ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज इट मेटल और नॉन मेटल, चलो अब ये आपको आप ही बताओ, क्या ये मेटल है या नॉन मेटल है। सबको पता है ये मेटल होता है, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हाइड्रोजन को छोड़ के सभी के सभी क्या है, मेटल है, तो ये क्या है, मेटल है। बस, हो गया। ठीक है, एक बार चेक करो इसको जल्दी से।
ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक और टॉपिक, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, दोनों को मैं इस एक ही साथ समझा दूंगा। अब देखो, एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज आपका नीचे जाते जाते बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। यानी अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं, पहले एटॉमिक साइज समझा देता हूं, फिर मैं एटॉमिक रेडियस पे आता हूं। अगर मैं एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूं तो देखो सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप आने पर वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक साइज तो वैसे आप वैसे जनरली भी बता सकते हो। ठीक है, इसका ट्रेंड याद रखो, एटॉमिक साइज नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। एटॉमिक रेडियस के लिए बोलूं, अगर मैं एटॉमिक रेडियस के लिए बोलूं तो ये भी जनरली आपकी डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज होती है। ये दोनों याद रखो, एटॉमिक साइज हो या एटॉमिक रेडियस हो, दोनों नीचे आने पर इंक्रीज होती है। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा? एटॉमिक साइज तो सब समझ जाते हैं, दिक्कत सबको एटॉमिक रेडियस में आती है। तो देखो ये क्या होता है। अब बहुत बच्चे करेंगे सर ये तो प्लस है, समीशन का साइन है, लेकिन केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। सपोज करो ये मैंने कितनी शेल बना दी? 3 शेल बना दी। थोड़ी ड्राइंग खराब है यार, एडजस्ट कर लो। तो 1 2 3, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब पहला है फर्स्ट शेल में, तो देखो, तो यहां से कहीं तक भी अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये इसकी रेडियस होगी, इसको हम बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉन की रेडियस। अब सेकंड शेल में देखूं तो ये सेकंड वाले के लिए हो गई, थर्ड वाले के लिए ये हो गई। तो देखो ये हो गई मेरी R1 सपोज करो। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो गई R2, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो गई R3। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सी रेडियस ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड वाले के लिए या थर्ड वाले के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर निकलेगा कि सर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल करीब था तो इसकी जो रेडियस है वो कम होगी। जैसे सपोज करो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो R2 दूर है थोड़ा सा, तो ये 20 सेंटीमीटर के करीब हो गई, और ये वाली और बड़ी हो गई, 20 से भी ज्यादा हो गई। मतलब मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, सिंपली समझ आ रहा है ना हमें देख के? देखो इसकी रेडियस छोटी दिख रही है, इसकी ज्यादा दिख रही है, इसकी सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सी है सबसे? R3। ठीक है, तो यानी कि एटॉमिक रेडियस को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं किसी भी एटम में। ठीक है, तो अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। तो देखो जैसे सपोज करो ये मेरा न्यूक्लियस का सेंटर है और इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इलेक्ट्रॉन और उस न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? या उस रेडियस को, ऐसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी समझाया। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? तो देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि सपोज करो अभी जैसे मैंने यहां पर दिखाया था, ये क्या बढ़ रही थी? ये फर्स्ट शेल थी, ठीक है, ये सेकंड शेल थी और ये थर्ड शेल थी। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएगी, चौथी शेल आएगी तो और इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा। जैसे पहली शेल में रेडियस सबसे कम थी, सेकंड शेल में उससे ज्यादा थी, थर्ड शेल में सबसे ज्यादा थी। तो जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है हमारा नंबर ऑफ शेल्स पे। ठीक है, तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगी। जैसे सपोज करो लिथियम में कितनी शेल्स होती है? 2 शेल होती है। सोडियम में कितनी शेल होती है? 3 शेल होती है। पोटेशियम में, अरे क्या कर रहा हूं मैं, हाँ, पोटेशियम में कितनी शेल होती है? 4 शेल होती है। ठीक है, देखो 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। अब देखो पोटेशियम में सबसे ज्यादा है, 4 शेल है, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर लिथियम की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा। पोटेशियम से ज्यादा शेल आती है रुबेडियम में, उससे ज्यादा सीजियम में, तो इस टाइप से चलेगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबेडियम, फिर सीजियम। तो इसका जो ग्राफ रहेगा ना वो रहेगा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ऐसे याद कर लो। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे, मुझे लगता है इससे इजीएस्ट क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। आप सबसे हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन आ गया। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस का मतलब यह है कि इन सब में कंपेयर करो कि किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। तो मैंने क्या ग्राफ बताया था, अगर ये सेम ग्रुप के हैं तो बस ये देख लो कि जो सबसे ऊपर होगा उसकी सबसे कम होगी, जो सबसे नीचे होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप बढ़ रही है ना। तो देखो ये सभी एक ही ग्रुप में है, कौन से वाले? फर्स्ट ग्रुप में क्या होता था? लिथियम, फिर आता था सोडियम, हेलिना की
रब से फरियाद। इजी टाइप से होगा इसका। तो देखो ऐसे जाने पर इंक्रीज हो रहा है, सबसे कम किसकी होगी यहाँ पर, लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, सबसे ज्यादा होगी रुबेडियम की। नीचे आने पर बढ़ता है ना, तो रुबेडियम हाईएस्ट होगा। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो जल्दी। लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी जोश आई है देखो, और आप सबका भी अगर आई है तो जल्दी से कमेंट करके लिख दो सर जोश आई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नोबल गैस। ठीक है, एकदम लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ताकि आप पहले सब समझ जाओ, मेरे को आपको कंफ्यूज नहीं करना था। नोबल गैस क्या होती है वैसे जनरली बताऊं, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, जितना एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से उतना ही बताऊंगा। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, ग्रुप 18 जिसमें आते हैं आपके हीलियम, फिर क्या आता है नियॉन, फिर क्या आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टन, फिर जिनॉन, फिर रेडॉन, बस इतने याद कर लो। वैसे तो आप है ये हीलियम नियॉन और आर्गन तक भी कर लोगे ना तो चल जाएगा। इसका होता है एटॉमिक नंबर 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36। ठीक है ना, इस तरीके से आप याद कर लो, इसका 54 होता है। ठीक है, अब देखो इसको आप याद कर लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडॉन है। इनकी खासियत क्या होती है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। क्या रखते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। अब आप कहोगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब इसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स ना हमेशा फिल्ड होते हैं। जैसे हीलियम की बात करूं अगर, तो देखो लास्ट में 2 है, कुछ नहीं। 2 है मतलब फर्स्ट शेल पूरी भरी हुई है, फर्स्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यही हुआ ना। अब ऐसे अगली देखो नियॉन, इसमें आप देखोगे कैसे लिखेंगे 2 8, तो यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 8 यानी 8 आ सकते थे मैक्सिमम, और 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अगला देखो 18 आर्गन, इसकी कैसे लिखेंगे 2 8 8, इसमें भी लास्ट के देखो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्रिप्टन देख लो 36, इसमें कैसे लिखेंगे 2 8 8 18, इसमें भी देखो लास्ट वाली फोर्थ शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 18 के 18 भरे हुए हैं। तो यानी कि इसमें तो बहुत ही आसान है याद करना, इसमें तो बहुत ही आसान है। ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर है? तो इसीलिए ये क्या दिखाते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। तो बस फिर इसके साथ हमारा ये खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और ये जो वन शॉट रिवीजन है ये जरूर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। ठीक है ना। और आपको कैसी लगी ये वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताना। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जैसे ही हमें कमेंट करके बताओगे, हम आगे अगर कुछ गलती भी होगी तो उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप देखना चाहते हो वो जरूर कमेंट करके बता देना। ठीक है, जिससे कि मैं जल्द से जल्द उस चैप्टर को रिलीज कर दूं। ठीक है, और भी क्या आप टॉपिक्स पे, मतलब कोई इसके अलावा स्ट्रेटेजिक वीडियो चाहते हैं, या किसी एक टॉपिक पे कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि जैसा आप चाहते हो वैसा मैं करूं। लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप बताओगे नहीं तो मैं कैसे उसको ठीक कर पाऊंगा ना। तो मुझे पता चलेगा तभी मैं चीजों को ठीक तरीके से कर पाऊंगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस। ओके।